विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, एमए हिंदी की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना मत दीजिए और वीडियो कृपया पूरा देखिए। आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। उसमें कंजूसी नहीं करना है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और चैनल धीरे धीरे चलने लग जाएगा। तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि आपका फीडबैक आ रहा है, आप हमें देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, आपको हम जो कुछ वीडियो बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रहे हैं। तो गोदान जो प्रेमचंद का ख्यात नाम उपन्यास है, हम उस पर ही बात कर रहे थे और मैंने कहा ना कि बहुत सारी कड़ियाँ चलेगी इसमें। एक कड़ी में उसका सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो हम वहां तक पहुंच गए थे कि जहां राय साहब और मेहता मालती सारे लोग शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकलते हैं और यहाँ पर मेहता और मालती एक ग्रुप बनाते हैं, राय साहब अलग ग्रुप बनाते हैं और खन्ना अलग बनाते हैं। कुल मिलाकर के 3 ग्रुप बनते हैं। तो मेहता और मालती जंगल में जाकर क्या क्या करते हैं इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब हम बातचीत करेंगे अगले जो अगला जो ग्रुप है वो जंगल में जाकर क्या करता है, उसके क्या अनुभव रहते हैं और शिकार कैसे करता है, क्या समझता है। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डांटा था जो शायद आज ही के लिए बनवाया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार में इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों के शिकार करते। खन्ना ठिंगने इकहरे रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। देखिए, प्रेमचंद हमेशा अपने उपन्यास में जो पात्र होता है उसका व्यक्तित्व का अच्छा अंकन करते हैं, उसका उसके शारीरिक जो अंकन है ना, जो आजकल हम लोग टीवी में देखते हैं ना, तो टीवी में तो आपको पूरा दृश्य दिख जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ शब्द के माध्यम से बात कहना है। तो उस रचनाकार उस शब्दों के माध्यम से उस सारे व्यक्तित्व को एक ऐसे अंकित करता है कि हमारे जैसे पाठक जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने वो चेहरा साकार हो जाता है। और यही शब्दों की ताकत है और यही शब्दों की साधना है जो लेखक रचनाकार सारी उम्र करता है अपने तरीके से, और समझे कि पाठकों के दिलो दिमाग में उस चेहरे को उतार देता है। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और शिष्ट निष्कपट आदमी समझते थे। राय साहब तो उनकी बड़ी इज्जत करते थे मेहता साहब की, तो इसलिए उनके बारे में शायद उनको बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन खन्ना के साथ दिक्कत ये थी कि खन्ना चाहते थे मालती को, और मालती चली गई थी मेहता के साथ में, तो उनके मन में खुन्नस थी। पर खन्ना ने लेन देन और खन्ना से उनका व्यवहार क्या था, राय साहब का लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत लाता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से गजार महावार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा, प्रदर्शन न बगारे तो कौन बगारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए, है ना। एक शादीशुदा आदमी नहीं है, कोई खर्चा वर्चा भी नहीं, कोई टेंशन भी नहीं है, तो मस्त है। तो सारी बातें मैंने सुना है चरित्र अच्छा नहीं है, बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देकर उन पर लट्टू हुई जाती है। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी, मैं
उन्हें खिलौने से ज्यादा नहीं समझता। यह तो न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। अब राय साहब को तो सारी बातें पता ही है। यूं तो मैं आपको भी यही इल्जाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौने समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बना बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहका मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। मतलब कोई जल्दी चीज, कोई उपलब्धि आपको बहुत जल्दी मिल जाए तो क्या जा रहा है। खन्ना उसके साथ शायद टाइम पास करना चाहता था, इसीलिए हंसी मस्करी भी कर रहे हैं। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसको पूजा करेंगे उतना ही आप उसे वह आपसे दूर भागेगी। जितना ही दूर भागेगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर भी दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहूँ, मुझमें जितनी बुद्धि जितना बल है वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं कभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, को काहों में मग्न, काहों में मग्न। और इन सब अजगरों को बख्श देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह सब मैं जानता हूँ। राय साहब ये बात कह रहे हैं, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही है, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम है। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बची हुई है, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए हैं। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को न रोक सका, जेल गया और लाखों रुपए की जेराबंदी उठाई, और अभी तक उसका ताना दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उनका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। मगर करूं क्या। जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न हो पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। अब राय साहब अपना स्पष्टीकरण दे रहे कि मैं तो उस तरह का आदमी हूँ। और राय साहब सत्याग्रह मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी वो सामंती व्यवस्था में समझिए कि मजबूरी में रह रहे हैं, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, और इस सारी चीजों उन्हें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब समझिए कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी, उसी में फंसे हुए हैं वो। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे, और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं, और ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते थे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में पूरी उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। ये कौन कह रहे? खन्ना कह रहे कि स्त्री का प्रेम बहुत जरूरी है पुरुष के लिए। अगर आप अपने आप को वहां समर्पित कर सकते हैं तो फिर आप कहीं पर भी समर्पित कर सकते हैं। तो रमणी के प्रेम की बात बार बार होती है यहाँ पर, और प्रेमचंद कहीं न कहीं खन्ना के माध्यम से स्त्री के प्रेम के बाद ही देश प्रेम की व्याख्या को प्रस्तुत करते नजर आते हैं। राय साहब मुस्कुराए, आप मुझी पर आवाजें कसने लगे। आवाज नहीं, तत्व की बात है, शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले।
मैंने तो पेट कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे कितनी बुराइयां हो, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि राय साहब की पत्नी का देहांत हो चुका था और बिल्कुल साधु की तरह रहते थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके जीवन में जब स्त्री ही नहीं है, तो आप ये निग्रह का जो व्रत लिए हुए, इसी कारण से आपके जीवन में ये उदासी और निराशा है। अगर आप स्त्री के प्रेम के साथ जिएंगे या स्त्री प्रेम में डूब जाएंगे, तो आपके साथ इस प्रकार का भाव या इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। ये कौन कह रहा? खन्ना कह रहा है उनको बार बार। और खन्ना के कहने का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। तो खन्ना इस भाव को या इस अनुभूति को उसी तरह से समझा रहा है या स्पष्ट कर रहा है ना। बाकी राय साहब तो बहुत सात्विक आदमी है। मैं तो ये नाटक खेल कर रहूंगा, चाहे दुखांत क्यों न हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा, इसका निश्चय न कर सका। खन्ना साहब मालती को चाहते हैं ना, तो उसको पटाने का जुगाड़ लगा रहे हैं, बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले, मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। राय साहब कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आपको वो तरीका नहीं मिलेगा कि आप मालती को पटा सकें, और राय साहब की मेहता की ही इसमें जीत होगी। एक हिरण कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़े सिंग वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चढ़ने दो। धूप तेज हो गई, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई मगर हिरण भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली गया। एक हत्या से बचे। आपके इलाके में उख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। इससे धरातल बिक रहे हैं। आप ज्यादा नहीं, 1,000 इससे खरीद लें। गजब, क्या मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? इतने नामी इलाकेदार हैं, आपको रुपये की कमी? कुल 50,000 ही तो होते हैं। उनमें अभी उनमें अभी भी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपये नहीं है। अब राय साहब की स्थिति तो आपको पता ही है, उनकी स्थिति तो वैसे ही कंगाले हैं, क्योंकि बाकी सब लोग सब खर्चा ही मांगते हैं, सब कुछ उन्हीं को मैनेज करना होता है। और वैसे ही वो थोड़ा उदार किस्म के आदमी हैं, तो लोगों की मदद भी करते रहते हैं, तो उनके पास उस तरह से धन नहीं रहता है। फिर खन्ना खन्ना बैंक में प्रमुख है ना, तो कहता है कि रुपये आप मुझसे ले लीजिए ना। रुपये जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपको अपनी जिंदगी इंश्योरेंस इंश्योर न कराई होगी, मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी ले लीजिए। 200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं, और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हजार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफे की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं आती। आपको आश्चर्य होगा इस नीति से कंपनी कैसे चल रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। यह जो आप सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन के बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जिन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का नारा वारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन नहीं, जो अनाड़ी है, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरंदेशी लोगों के लिए इससे ज्यादा नफे का काम नहीं है। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। ये सेंसेक्स जो शेयर बाजार आजकल हम लोग कहते हैं ना, ये शेयर बाजार की बात ही मेहता उनको गन्ना उनको समझा रहा है कि उस जमाने में शेयर बाजार कैसे काम करता था। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे, दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो भी चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह वह केवल अपने अध्यावसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता है, उसकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाए,
तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे, है ना। क्योंकि खन्ना भी तो पहले कुछ नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ बना लिया उन्होंने। तो राय साहब उनसे सलाह लेना चाहते थे और उनके इस अनुभव का उपयोग करके अपने आप को भी कुछ बेहतर करना चाहते थे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़े, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए आता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सक पका गया, डरा कहीं बेकार मैंने पकड़ा जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता। अब वही फिर आदिवासी का जिक्र आता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में शायद एक या दो बार ही आता है आदिवासी समाज का चित्रण, इस उपन्यास में गोदान में। तो राय साहब को बहुत सारी सलाह देता है खन्ना साहब, क्योंकि वो बैंक में थे और शेयर बाजार में उनका पैसा लगा था और उनको मार्केट का और पैसे का गणित मालूम था। और राय साहब को शायद इतना मालूम नहीं था, तो राय साहब उससे बहुत सारी जानकारियां लेते हैं। देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखाया। मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में हतारों के हाथ दो चार आने में बेच आते हैं, जैसे मकोई, कंघी, सहदैया, कुंकरोदे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करजे, घुमचे आदि। हर एक बीज, हर एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उनके गुण भी बखान करता था। यह मकोई है सरकार, ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाती है। ये धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। उसका अपना काम ऐसे बता रहा है वो। खन्ना ने दाम पूछा, उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रखाने को हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगुना पाया। आशीर्वाद देता हुआ चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनके अशर्बिया बनाऊंगा। ये कीमियागर मैं कीमियागार हूँ। ये आपको शायद नहीं मालूम। कीमियागार मतलब समझे कोई मैजिशियन की तरह होता है कि सस्ती चीजों को कैसे बहुत महंगी बेच सकता है। तो यार मंत्र हमें सिखा दो। अब राय साहब कहते हैं कि हमें भी कुछ सिखाओ भाई यार। हाँ, शौक से मेरी शागिर्दगी कीजिए। पहले 1.25 सेर लड्डू लगा चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फकीर की दी है बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धों पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा है। जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। खन्ना इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। राय साहब ने कुतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कहा, हमारा आप भी राय साहब बड़े मजे की बात करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुन, मुन, मुनसर है। सेहत तो रुपये में 8 अनविश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुंकरोंधे के नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब की बार आएंगे उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई। केवल एक बार दूध पीते हैं, ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी सारी कठिनाइयां छूमंतर हो जाएगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताजुब तो यह कि वह खुद इतने बड़े महात्मा है, मगर संन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं और रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो।
देवता बनने का ख्याल छोड़ो, देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। मतलब किसी महापुरुष संत के बारे में बता रहे कि वो मतलब मनुष्य के वास्तविक विकास की बात करता है, और कैसे पाखंड और ये सारे जो त्याग करने की जो बातें होती है ना, बाहर से दिखावे की, उन सारी चीजों से परे वो मनुष्य की आत्मा को उद्दीप्त करने की बात करते हैं। ऐसा खन्ना राय साहब को बता रहा है। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी विश्वास था, जो प्रभुताओं में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करे। संसार के बंधनों को वह भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग में बाधाएं समझते थे, और इनसे दूर हो जाना ही उनके लिए जीवन का भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? राय साहब इस सूत्र को समझना चाहते थे, लेकिन जब वह संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया है? उन्होंने संन्यास कब लिया है राय साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र उनके उपदेशों का तत्व है। वो कहते हैं कि संन्यास नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आदमी को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, वही जीवन का वास्तविक सत्य है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, विचार स्वातंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आता। अब की आइए तो उनसे बातें हो। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और उनकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला उनसे उनसे क्या मिलता? वाक्य पूरा न हुआ और वह सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, ये क्या करते हैं आप? ख्वाम का उसे छेद रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वही ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए, मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत, और क्या? राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकारी निकल गया। ऐसे अवसर कब मिलते हैं? मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। अब खन्ना बहुत सीधा साधा आदमी, इस सब चीजों में उसका यकीन नहीं हो, पैसे के हिसाब किताब वाला आदमी है भाई। तो कहता है कि आप शिकार विकार बाद में कीजिए, मेरे को गाड़ी के पास पहुंचा दीजिए। जबकि इससे पहले वो सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। आप बड़े डरपोक है मिस्टर खन्ना। सच, व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया। उस वक्त जगह अगर झाड़ी में से गिलहरी भी निकल आती तो वो चीख मार कर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। मतलब जबरदस्ती परेशानी को मोल लेना अच्छी बात नहीं है, ऐसा खन्ना राय साहब को समझा रहा है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया और जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलाई खोलूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो वो आपका अहिंसावाद था? शाबाश, खन्ना ने गर्व से कहा। जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए कि मुझे? कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दे, और शक्कर के हिस्सा भी मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद है। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है, राय साहब और खन्ना की जो जोड़ी बनती है शिकार करने के लिए, उसमें आपसी बातें करते हैं।
और खन्ना मैंने कहा ना कि बैंक में अधिकारी है, तो उनको सब पता है पैसे, और जिसको पैसे से लगाव होता है, और वो उसका एक मिजाज अलग तरह का होता है। वो डेयरिंग वाला हो या नहीं वो जरूरी नहीं है। राय साहब तो खुद ठाकुर हैं, जमींदार है, तो उनका शिकार करने का बचपन का ही शौक है, तो उस शौक के कारण भी उनके अंदर एक तरह की डेयरिंग है, तो एक अलग ही तरह का भाव लेकर चलते हैं। इसलिए तेंदुआ हो चाहे कोई भी हो, शिकार करना तो उनकी शान के सबसे ऊपर था, उनकी शान में। और जमींदार थे, जागीरदार थे, रुतबा था, सब कुछ था, लेकिन उदार भी बहुत कम नहीं थे वो, और उनकी उदारता के कारण ही शायद कंगाली थी उनके पास। अगर वो उदार नहीं होते तो शायद ये भी होता है कि उनको इस तरह के मित्र भी नहीं मिलते वापस ना। तो कहीं ना कहीं आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना होता वाली बात है। तो राय साहब की उदारता और उनकी मित्रता। तो आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बने रहिए, और नया साल भी आने वाला है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी तैयारी भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए। खुश रहना भी है, खेलना भी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं और खेलने का मन है तो आपको फुटबॉल खेलना चाहिए। वो ज्यादा आपको ऊर्जावान बनाएगा, ज्यादा आपको आत्मविश्वासी, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो लगे रहिए, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ये प्रण कर लेना है कि जिंदगी में हार नहीं मानना है, और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है।